अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का और हमारा ये शो जिसका नाम है सवाल है पाकिस्तान का, इसको 600 एपिसोड्स आज मुकम्मल हो गए हैं। यानी हमने 600 एपिसोड्स आपकी खिदमत में पेश किए और 600 एपिसोड के साथ साथ 10 साल भी मुकम्मल हुए हैं। 2011 में इस शो का आगाज़ हुआ और जब हमने इसका आगाज़ किया तो वजह यही थी कि अवाम के सामने हुकूमत को या सियासी जमातों को या मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस को बैठाया जाए और अवाम जो है सवाल करे, उनसे अपने हक के लिए आवाज़ उठाए। स्टार्ट में हमने सियासी जमातों के साथ ज़्यादा प्रोग्राम किए और या हुकूमत के साथ ज़्यादा प्रोग्राम किए। उसके बाद फिर मुख्तलिफ शोबों के अंदर हम गए और हमने आवाज़ उठाई। इसका मरकज़ यकीनी तौर पे कराची रहा, लेकिन पूरे पाकिस्तान में 40 से ज़ायद शहरों में, कराची से लेके पेशावर तक मुख्तलिफ मौक़ों पे हम जाते रहे और ख़ास तौर पे डिफरेंट ओकेजन्स के मौक़ों पे हमने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया। जब कभी कोई मुश्किल वक्त किसी इलाके में आया तो हम वहाँ पे गए। जैसे पेशावर की बात की जा सकती है, चारसद्दा की बात की जा सकती है, सैलाब के मौके पर इंटीरियर सिंध की या जनूबी पंजाब की बात की जा सकती है। तो हम मुख्तलिफ शहरों में पहुँचे और वहाँ के अवाम की हमने आवाज़ उठाई और उनकी आवाज़ जो है वो अरबाब इख्तियार तक और पूरे पाकिस्तान में पहुंचाई। इसी तरह ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उन तक भी हमने पहुंचने की कोशिश की और 2015 में और 2015 में और 2017 में फ्रांस में हमने शो किया वहाँ के पाकिस्तानियों के साथ। इसी तरह 2017 में यूएसए में और 2018 में ऑस्ट्रेलिया में और ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इसके जरिए आवाज उठाई। आज के प्रोग्राम में हम बात करना चाहेंगे कि इस तरह से जो प्लेटफॉर्म होता है अवाम के लिए, प्लेटफॉर्म जो है, जो कि पाकिस्तान की तारीख में ये वाहिद शो है जो 10 साल तक हर हफ्ते कम से कम 100-200 लोगों को इनवाइट करता रहा। वैसे तो हमने 4-5 हज़ार लोगों के साथ भी शोज किए, लेकिन कम से कम भी 100-200 लोग हर हफ्ते हम बुलाते रहे और सियासतदान या कोई भी अथॉरिटी, कंसर्न अथॉरिटी सामने बैठ के उनको जवाबदेह होते रहे। इस तरह के शोज की कितनी ज़रूरत है और क्या अवाम समझते हैं कि इस तरह के शोज के जरिए उनके मसाइल हल हो सकते हैं। और दूसरी बात यह है, आज हम ये बात करेंगे अपने मेहमानों से कि शो के अलावा आज एक बड़ा प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया की सूरत में ही मौजूद है। तो क्या अवाम पर उम्मीद हैं, अवाम जो है आवाज उठाना चाहते हैं, अवाम के अपने मसाइल जो बेनता मसाइल मौजूद हैं वो समझते हैं कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो वो सुनी जाएगी, कहीं वो हल होगी। और क्या इस तरह से आवाज उठाते हुए बहुत सारे मसाइल हल भी हुए हैं या नहीं। गेस्ट पैनल का तारुफ कराऊंगा, हमारे साथ मौजूद है सबसे पहले सीनियर सियासतदान है डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। आपको खुशामदीद कहते हैं, वसी तजुर्बा है, बहैसियत कराची के मेयर के तौर पे मुख्तलिफ वजारतों में फेडरल मिनिस्टर के तौर पर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपके साथ मौजूद हैं जनाब हुनैत लखानी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उसके साथ साथ बैतुल माल सिंध के सरबराह हैं, इकरा यूनिवर्सिटी के चांसलर, आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ एक और एजुकेशनिस्ट मौजूद हैं, जिशान अल्ताफ लॉयर साहब, सोशल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें बहुत सारे इदारों की सरपरस्ती करते हैं और उसके साथ साथ स्कूल एजुकेशन से वाबस्ता हैं, एक एजुकेशनिस्ट, आपको खुशामदीद कहते हैं निशान सर। तो फारूक सत्तार साहब, आप तीनों शख्सियात बल्कि हमारे बहुत सारे प्रोग्रामों में आते रहे और हमने फारूक भाई आपके साथ बहुत सारे प्रोग्राम किए। मुल्तान में मुझे याद है आपका एक दफा जलसा हो रहा था, हम वहां पहुंचे और बल्कि ये जो शो हमने स्टार्ट किया 2011 में, पहला ही शो इत्तफाक से हमारा एमक्यूएम के साथ था। उस वक्त एमक्यूएम एक बल्कि मैं आप कहेंगे कि आज भी कहेंगे, लेकिन उस वक्त तो खैर एक बड़ी जमात के तौर पे मौजूद थी। दूसरा शो हम लियारी में पहुंचे और हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ किया। तीसरा शो इसी तरह से हमने जमात इस्लामी के साथ किया। चौथा शो किसी और के साथ किया। तो मुख्तलिफ सियासी जमातों के सामने हम जो है वो जाते रहे। आप समझते हैं कि ये जो अवाम के सामने उन जमातों के रहनुमाओं को बैठाना, अवाम समझते हैं कि इस तरह के शोज कुछ उनके मदावा हो सकते हैं उनके मसाइल का। रिजवान जाफर, सबसे पहले तो मैं आपको आपकी 10वीं सालगिरह इस प्रोग्राम की, उस पर आपको और आपके इदारे को मुबारकबाद पेश करूंगा और खिराज तहसीन भी कि इतना तवील दौरानिए तक किसी एक प्रोग्राम को लेके चलना और लोगों की जो समात और बसारत उसको भी कायम रखना कि आपने लोगों को भी अपने साथ कायम रखा हुआ है, तो ये एक अच्छी और बड़ी बात है। मायूसी गुनाह है, बिल्कुल। कतरा कतरा दरिया बनता है और एक कतरा अगर एक सख्त पत्थर पे भी अगर मुस्तकिल हो तो उसमें भी खाम पैदा करता है। और कहते हैं ना, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साखी। तो हिम्मत मर्दा मदद खुदा, आप कोशिश करें, मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस। तो मेरे ख्याल में आप अपना हिस्सा डाल रहे हैं
اور اسی طرح اگر اور چینلز میں بھی باقاعدگی کے ساتھ عوام اور حکومت کے درمیان، عوام اور سیاسی جماعتوں کے درمیان، عوام اور اداروں کے درمیان اگر یہ ایک رابطہ مسلسل قائم رہے تو لوگوں کو بھی مسائل کی بہتر سمجھ اور ان مسائل کا حل. تو آپ کے پروگرام میں صرف پرابلم اورینٹیڈ اپروچ نہیں ہے بلکہ سولوشن اورینٹیڈ ہے. بالکل. جی عنایت اللہ خانی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں اس آئیڈیا کے بارے میں؟ رضوان، سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا. آپ کا پروگرام بہت عرصے سے میں دیکھتا آ رہا ہوں، آپ کو اس وقت سے جانتا ہوں جب آپ نوجوانوں کا لیڈرشپ پروگرام، اسپیچ، ڈیکلیمیشن کانٹیسٹ جو اسٹوڈنٹس کی اسمبلی کا تھا اس کے اوپر، یوتھ اسمبلی کے اوپر آپ کام کر رہے تھے. ہمیشہ سے میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ اس اجتماعی امپروومنٹ کے لیے کام کرتے آ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ سے اس کے اندر بھی جو ڈفرنس میں نے پایا وہ یہ کہ جہاں مختلف چینلز نے سیاستدانوں کو لڑا کے اور تماشا بنا کے اپنی ریٹنگز بڑھانے کی کوشش کی، وہاں اپنے عوام کے ساتھ سیاستدانوں کو بٹھا کے ان کو اپنا چہرہ دکھایا، ان کو چہرہ دکھانے کی کوشش کی. اور فرق ضرور پڑتا ہے. دیکھیں، مجھے پتا ہے کہ شروع میں آپ کے پروگرام میں بہت سارے سیاستدان آتے تھے، پھر جو ڈیلیور نہیں کر سکتا تھا وہ اس نے آنا چھوڑ دیا آپ کے پروگرام میں. ایسا ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ بالکل ہوا کہ مختلف جگہوں پہ جو ہے بہت سارے لوگ بیک فٹ پہ گئے، چھپ گئے، عوام کے سامنے آنے سے بچ گئے. لیکن ایز یو سیڈ کہ اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور حقیقت کو جو ہے وہ ایک کوئی آدمی کنٹرول نہیں کر سکتا کہ صرف ایک سائڈ کی اسٹوری دکھائی جا سکے. اب جو ہے وہ ساری چیزیں، ڈفرینٹ پکچرز جو ہیں وہ پوری اسٹوریز بتا دیتی ہیں اور پھیل جاتی ہیں. اور آپ کے پروگرام میں بھی ایسی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ عوام کی دل کی آواز سے نکل آتی تھی اور وہی پوری اسٹوریز بتا دیتی تھی. آپ ان ایریاز میں جاتے تھے، وہی پوری اسٹوریز بتا دیتی تھی. آپ جب سڑک پہ کھڑے ہوئے، اس سڑک کا حال جو ہے، اس کاروباری کا، اس دکاندار کا حال، مجھے یاد ہے ہم ادھر پاپوش میں مارکیٹ کے اندر تھے جہاں پہ لوگ رو رہے تھے کاروباری کہ ہمارا کاروبار سال سے تباہ ہو گیا جسٹ بیکاز کہ کوئی ان کی سڑک ٹھیک نہیں کر رہا. بالکل. مجھے یاد ہے ہم ایک بار نالے کے اوپر تھے، آپ گجر نالے کے اوپر، اور وہاں پہ کسی کا گھر توڑا تھا. آج بھی شاید وہ اسی طرح پڑا ہوگا، لیکن اس کی جو فریاد تھی وہ تو پوری عوام کے سامنے، حکومت کے سامنے، سیاستدانوں کے سامنے، لوگوں کے سامنے آ گئی کہ کس طریقے سے ظلم کیا جاتا ہے اس نام پہ کہ ہم نالا صاف کریں. اور اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ نے انرتھ کی ہیں. سو آپ نے اپنا کام پورا کیا ہے. فاروق بھائی نے بہت اچھے طریقے سے بتایا کہ قطرہ قطرہ جو ہے وہ دریا بنتا ہے. ذیشان الطاف لوہیا صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ مثلا آواز سنی جاتی ہے، مثلا جو لوگ جو آتے ہیں، جو چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اس کا رسپانس ملتا ہے؟ دیکھیں، پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کروں گا کیونکہ 10ویں سالگرہ ہے ماشاءاللہ آپ کے اس میں، اور پلس 600 ایپیسوڈ ماشاءاللہ کمپلیٹ ہوئے ہیں. میرا بھی دیکھنے کا اتفاق، جب ہم بھی ینگ ہوتے تھے، آپ بھی ینگ ہوتے تھے، تو ینگ یوتھ کو آپ موٹیویٹ کرتے تھے. کیونکہ پاکستان کی آبادی میں اگر دیکھا جائے ینگ جنریشن کا بہت بڑا رول ہے جو کہ ایڈریس نہیں ہو پا رہا. ابھی بھی آج بھی وہ مشکلات میں، لیکن اس ٹائم پہ بھی آپ اس کو ایڈریس کرتے تھے، ان کو لے کے چلتے تھے. میں جب واپس آیا انگلینڈ سے تو سوچ یہی تھی کہ جب دوسرے ملکوں میں اتنی اچھی فیسلٹیز، ہر آدمی کی ایک عزت نفس اس کو دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، میڈیکل، ہیلتھ، ایجوکیشن، ہر چیز کو پرائرٹی دیا جاتا ہے، تو یہاں پر تو وہ چیزیں دیکھنے کو نہیں ملی. لیکن ایک پروگرام ہے جس کا نام ہے سوال ہے پاکستان. تو پاکستان کی ایک آواز ہے، سوال کرتے ہیں آپ، تو وہ جو سوال ہے نا وہ کافی لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے اور ان کی دل کی آواز نکالتا ہے. ایک اور مہمان حافظ نعیم الرحمان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، جماعت اسلامی کے امیر کراچی کے. تو بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے اور ان سے بھی ہم یہی سوال اٹھائیں گے کہ عوام جو اپنی آواز آج کیا اٹھا رہے ہیں اس طرح کے پلیٹ فارم جو انہیں ملتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ، اور کیا امید رکھتے ہیں کہ جو وہ آواز اٹھاتے ہیں اس کو کچھ سنے گا اور وہ حل ہوگا. بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں سوال پاکستان کا.
वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का नाज़रीन, आज हमारे शो को 10 साल मुकम्मल हुए और उसके साथ साथ 600 एपिसोड भी। तो इस पर खुसूसी प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं कि हर हफ्ते तकरीबन 10 साल से हम अवाम के दरमियान मौजूद रहे, उनकी आवाज़ जो है हमने उठाई। हाफिज नईम रहमान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, अमीर जमात इस्लामी कराची, आपको खुश आमदीद कहते हैं। हाफिज साहब, आपके साथ भी हमने बहुत प्रोग्राम किए और मैं भी फारूक उस्ताद साहब से जिक्र कर रहा था कि MQM के साथ भी बहुत की कराची में। और सियासी प्रोग्रामों में तो ये होता है कि अगर हम उनके मरकज पे जाके कर रहे हैं, जैसे आपकी हम जाके इदारे नूर एक पे प्रोग्राम कर रहे हैं, या इसी तरह पीपल्स पार्टी के साथ अगर प्रोग्राम कर, किसी भी सियासी जमात के साथ प्रोग्राम कर रहे हैं, तो ऑडियंस भी उन्हीं की, 4 मेहमान भी उन्हीं के, और सिर्फ अपोजिशन में अकेला मैं। बिल्कुल सही, ठीक है। और उस वक्त जो है ये सोच लेना कि जनाब कोई बात हिमायत की आपकी नहीं, सारी अपोजिशन की बात जो है करनी। लेकिन बहुत से मौकों पर जहाँ हम समझते हैं कि जहाँ आपने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करना है कहीं, तो जो आपकी आवाज होती थी वही हमारी आवाज भी होती थी। मुख्तलिफ मौकों पे ऐसे भी हुआ। तो आपका सफर हमारे साथ बहुत शानदार रहा। यकीनन बहुत अच्छा है। और रिजवान भाई, इसमें जाहिर है अभी इस वक्त आप सामने हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई शुबा नहीं है कि आपके शो ने अपना बहुत अच्छा किरदार अदा किया है, पॉजिटिव किरदार अदा किया है, यानी मैसेज भी गया है और लोगों के मसले भी हल करवाने में किरदार अदा किया है। और आपने लोकल इश्यूज को भी टेकअप किया और साथ साथ इंटरनेशनल इश्यूज को भी टेकअप किया। मतलब मुझे याद है जब भी कश्मीर का में कोई वॉलेटाइल सिचुएशन हुई या फलस्तीन के हवाले से जैसे आजकल भी चल रही है, तो आपने हमेशा उसको टेकअप किया। आपने रोड शोज किए, आपने रैलीज में घुसकर शोज किए और पब्लिक की जो है ना ओपिनियन ली। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं आपको बताऊं, कटी पहाड़ी या बासी शहीद हॉस्पिटल के सामने जो शोज हुए, और वो हमारे हाईएस्ट टॉप रेटिंग पे भी शोज गए वो, लेकिन हमें रेटिंग हमने कभी नहीं देखी, हमने लोगों की आवाज देखी कि वो पहुंचनी चाहिए। और ऐसी सूरत हाल में कि लोग जख्मी हैं, और इवन हमने बाद में एहसास होता था कि हमने अपनी जान भी खेल के शोज किए। यानी जब हमारे सामने लोग मर रहे हैं, गोलियां जिन लोगों को हमारे सामने लग रही हैं या जख्मी हो रहे हैं, तो हमें भी लग सकती है इस वक्त। तो ऐसे बहुत मौके आए कि जहां पर हम बच के समझने निकल गए। असल में देखें, ट्रू जर्नलिज्म है ही है। असल में वही वाली बात है कि अब तो हर चीज का एक मजाक सा बन गया है। बहुत कम शोज ऐसे हैं जिसमें सही मानों में कोई सही गुफ्तगू होती है, संजीदा इश्यूज पे तबादला ख्याल होता है। वरना वो जो अभी बात आ रही थी ना कि मुर्गे लड़ाने वाली बात, वही एक सिलसिला चल पड़ा है, जिसके नतीजे में क्या होता है, संजीदा बहस नहीं होती, सही इश्यूज जो है टेकअप नहीं होते, डिटेल में गुफ्तगू नहीं होती। तो मैं बहरहाल आपको और आपकी टीम को ये क्रेडिट जरूर देना चाहूंगा कि आपने जेन्युइन इश्यूज को टेकअप किया, पूरी तरह से हर इशू को अहाता किया। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, ये फरमाएं कि मिसाल के तौर पे साउथ अफ्रीका कराची की टीम कराची आई और 4 दिन का टेस्ट मैच होना था नेशनल स्टेडियम में। तो 9 दिन पहले रोड्स बंद कर दिए गए तीनों तरफ के, ठीक है। बेनता ट्रैफिक जाम, जो लोग कराची को समझते हैं यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, हर शख्स अपनी गाड़ी पे अपनी मोटरसाइकिल पे होता है, तो इसलिए बहुत दबाव होता है सड़कों के ऊपर। और मेन अगर नेशनल स्टेडियम के तरफ की रोड्स बंद कर दी जाएं तो इसका मतलब ये हो गया कि पूरा शहर डिस्टर्ब हो गया। जो शख्स अपने घर पे, और पूरा शहर उसके बाद है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो है, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जो है, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट जो है, औरंगी टाउन तक अगर जाएं, साइड तक जाएं, उसके बाद कितने इलाके हैं, तकरीबन कोई 50-60 लाख की आबादी है उसके बाद जो है। तो जो लोग 40 मिनट में अपने घर पहुंचते थे वो 3-3 घंटे में घर पहुंचने लग गए। मैंने मैं क्योंकि उधर ही करीब ही रहता हूं, तो मैंने वहां से अपने मोबाइल से सिंपल एक वीडियो बनाई और वहां से सूरत हाल दिखाई क्या है। फिर क्योंकि वहीं आगा खान हॉस्पिटल है, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल है, वहां पे मैं ब्रिज पे गया, सिर्फ सिंपल सोशल मीडिया पे आवाज उठाई। 2 दिन तक आवाज उठाने पर वो 2 रोड जो खुल गए कि हमने कहा प्रोटेस्ट भी करेंगे। मेरा सवाल सिर्फ ये कहने का ये है कि मुझे उस वक्त थोड़ा सा महसूस हुआ कि अगर अवाम अपने इश्यूज पर आवाज उठाएं, बहुत सारे इश्यूज हैं, ऐसे बेनता इश्यूज आते हैं, लेकिन लोग आवाज, अब ऐसा महसूस हो रहा है लोग आवाज उठाते नहीं है। एक बात तो यह है रिजवान के आर्जी मसाइल जो हैं या अलामती मसाइल, उनको तो हम एड्रेस कर लेते हैं क्योंकि रोजमर्रा हमें उनका सामना है। जैसे आपने ये अभी जब भी मैचेस होंगे तो ये ट्रैफिक प्लान इसी तरह का ही बनता है, और आपने उसमें एक इनपुट कोशिश की तो 2 सड़कें खुल गई, शायद अस्पताल जाने वाले मरीजों की आसानी के लियाकत या आगा खान, और थोड़ा ट्रैफिक भी इजी हो गया। इसका मतलब है कि ये अगर आर्जी और अलामती मसाइल हल हो सकते हैं, तो अगर इस शहर की एक मास्टर प्लान के मुताबिक इसकी ओनरशिप जो यहाँ रहते हैं उनके दरमियान कोई ऐसा
वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का। नाज़रीन, आप जो हैं बहुत सारे मसाइल आपके सामने आते होंगे, और तो क्या आप उसकी आवाज उठाते हैं किसी शो तक? जैसे हमारा शो एक प्लेटफॉर्म है आवाम के लिए, क्या आप खुद कोशिश करते हैं कि नहीं मैं इस शो का कांटेक्ट कहीं से सोशल मीडिया पे सर्च करूं, मैं इनको राब्ता करूं और मैं कहूं कि नहीं मेरे इलाके में आए और आके हमारा मसला हल करवाएं या हमारे लिए आवाज उठाएं? या आज तो सोशल मीडिया आपके पास मौजूद है, तो क्या आप जो है वो सोशल मीडिया के जरिए आवाज उठाते हैं, या आप मायूस हो चुके हैं कि नहीं अगर आवाज भी उठाया जाएगा तो कोई नहीं सुनेगा, कुछ नहीं होगा, या आप समझते हैं कि नहीं अगर हम कोशिश करेंगे तो हम अपने मसले को हल करवाएंगे? और अगर आप अकेले हैं तो क्या आप कोई ग्रुप बना सकते हैं? एज अ ग्रुप जो है आप आगे बढ़ सकते हैं और इसी तरह सोशल रिफॉर्म क्रिएट होते हैं। हम अपने मेहमानों से अपने इस लास्ट सेशन में जानना चाहेंगे कि ये आपको यानी एक ब्राइट साइड ऑफ द पिक्चर और डार्क साइड ऑफ द पिक्चर जो है वो क्या दिखाना चाहेंगे? ज़िशान अल्ताफ लॉयर साहब, आप क्या समझते हैं इस सिलसिले में? देखिए, मसाइल तो बहुत सारे हैं और अभी तक हैं, और जो हम समझ रहे थे कि पीटीआई हुकूमत आई है और नए लोग आए हैं, नए पाकिस्तान बनेगा, जैसे सवाल है पाकिस्तान का, ऐसा नया पाकिस्तान भी बन जाएगा, तो वो चीज आज बिजनेसमैन उस पे जो है ना बहुत नाराज है उस चीज की वजह से। और वो आप देखें अभी 2 साल में ही तकरीबन 8 लाख से ज्यादा लोग जॉबलेस हो गए। ये डॉन का सर्वे में पढ़ रहा था। तो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। ये तो हालात हो गए ना अब, लेकिन अब मिसाल के तौर पर इन हालात के ऊपर आप क्या समझते हैं कि लोगों में या तो लोग इस जगह पे पहुंच गए कि उनमें इतनी जान ही नहीं बची कि आवाज उठाएं? देखिए, या तो ये सूरत हाल हो गई। पहले तो आवाज उठा के थके, लेकिन मायूसी तो कुफर है ना, जैसे फारूक भाई ने शुरू में बताया था और हम सबको पता है। तो मायूसी ना करें, प्लेटफॉर्म मौजूद है, आवाज उठाने से आपको हक मिलता ही मिलता है, और आवाज उठानी चाहिए अपने लिए भी, अपने पड़ोसी के लिए भी, अपने हक के लिए भी। ये हमारे इस्लाम की बुनियादी वो है। तो हमें आवाज उठानी है और लोग आवाज उठा भी रहे हैं, लेकिन सामने रहनुमा नजर नहीं आ रहा। लेकिन इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि हम 10 साल हमारे शो को आज हो गए हैं, तो अक्सर ऐसा हुआ कि सोशल मीडिया पे या हमें पर्सनली किसी न किसी तरह से राब्ता किया आवाम ने। इंटीरियर सिंध में कुछ इलाके हैं, वहां पे हमें कहा कि जनाब ये मसाइल हैं, या एक पंजाब में एक जगह हम जो है पहुंचे, इसी तरह से केपीके में हम एक जगह पहुंचे। हम जो है वो कि मुश्किल होता है रिसोर्सेज चीजें, लेकिन हम पहुंचे उनके पास। हमने कहा नहीं हम आपके पास आएंगे, हम उनकी आवाज बने जाके। तो क्या लोग जो है वो इस तरह से, लेकिन ये तादाद बड़ी कम है, ये भी मैं आपको बताऊं। बिल्कुल, लेकिन देखें मसले का हल भी तो हुआ ना 10 साल में। क्या आपके एड्रेस करने से इसमें, या आपके पास जो गेस्ट स्पीकर्स आए उन्होंने कोई चीज बताई, वो मसला हल हुआ या नहीं हुआ? हुआ है, लेकिन उसकी तादाद बहुत कम है। अभी मैं आपको बताऊं, मैं काफी एनजीओज में और काफी इदारों में मुंसलिक भी हूं। दारुल सुकून है एक इदारा, हम तो अपनी बात कर रहे हैं। जो माजूर बच्चे हैं जहनी तौर पे, या उनको हमने शनाख्त तक नहीं दी है। आज वो आवाज उठाने के लिए हमसे बोल रहे हैं कि आप आवाज उठाएं कि इन बच्चों को शनाख्त मिल जाए। उस शनाख्त उठाने से फायदा क्या होगा? चले, हर कोई सोचता है ना भाई दूसरे का इसमें कोई ना कोई इसका अपना प्रॉफिट है, इसका अपना कोई अपना वो छुपा हुआ है। ऐसा नहीं है। इमरान खान साहब ने जैसे अच्छे काम भी किए हैं, एग्जीक्यूट कराए और कर भी रहे हैं। एहसास प्रोग्राम है, अगर उनको शनाख्त मिल जाए तो एहसास प्रोग्राम के थ्रू उनको उनकी किफालत और उनको पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, हाफिज नईमुर रहमान साहब फरमाइए, मतलब लोग जो हैं वो मायूस हैं, या लोग समझते हैं कि नहीं अगर हम आवाज उठाएंगे, हमारा हक है एज अ फर्स्ट सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, तो उसका कोई हल निकलेगा, कोई सुनेगा, कोई सुनने वाला है, मसले का हल निकल सकता है? बुनियाद मर्दमशुमारी है, बुनियाद नुमाइंदगी है, बुनियाद कोटा सिस्टम है, बुनियाद मुलाजमतें और एक ऑनरशिप है। सबसे बड़ा मसला इस शहर का, जब हम यहाँ रहते फिरते हैं, ऑनरशिप ही नहीं है यार। वोट ले लेते हैं, ऑनरशिप नहीं देते हैं। जो हुकूमत में आता है वो भी अपोजिशन वाली लैंग्वेज इख्तियार करता है, वो भी कहता है कि एहतजाज जरूर करो लेकिन अपना रोल भी तो प्ले करो। बस हम ये कहते हैं कि ये शऊर लोगों में पैदा हो, वो सही लोगों का इंतखाब करें, तो इंशाल्लाह फिर ये सारी सिविल सोसाइटी फायदेमंद होगी। वरना ये सिविल सोसाइटी तो डाइल्यूट कर देती है सिचुएशन को। उनैत लखानी साहब, जो एक बड़ी खूबसूरत बात थी पीटीआई की जानिब से आई, बल्कि मैं तो कहूंगा कि 126 दिन जो इमरान खान साहब धरने में बैठे और खुद जितनी खूबसूरत तकारीर की, मैं जब उन तकरीरों को सुनता था, वहां पर हमने प्रोग्राम भी किए और जब मीडिया पे भी देखी हमने, तो हमने कहा यार क्या खूबसूरत तकारीर है।
100 दिन में सारे मसले का हल जो निकल रहा था। और उसके अलावा जब आप एक पाकिस्तान की बात करते थे तो उसका मतलब बड़ा वाज़ेह था। अब आप महंगाई की बात कर लें कि एक घर के अंदर जो है वो 4 लोग हैं अगर, तो चारों अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं जा रहे, मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं या करीम उबर इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना उनका बजट कितना बढ़ गया। फिर प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, सरकारी में नहीं पढ़ रहे, वो बजट बढ़ गया। बहुत सारी महंगाई इस तरह भी कम हो सकती है, अगर गवर्नमेंट की ओनरशिप उसके अंदर आ जाए तो उनका आधा बजट तो वहां पे कम हो जाएगा उसके अंदर। खान साहब तो उसके ऊपर किसी को शक नहीं है, पॉजिटिव आदमी है, ही मीन्स बिजनेस, ही वांट्स टू डू समथिंग। वो इस मुल्क को कहीं ले जाना चाहते हैं, इस उम्मत को कहीं ले जाना चाहते हैं, लेकिन बाकी लोगों को भी तो तैयार करना है ना। हमने तैयार किया अपनी नेशन को कि हम ईमानदार सच्चे सियासतदान बनाएं। यहाँ पे तो सियासतदान ही सारे के सारे ज्यादातर, मतलब मैं तो उन लोगों की बात, सॉरी मैं तो मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, वो कितने गलीज लोग हैं जी। किस किस्म के लोग हैं आप नहीं जानते क्या उनको? क्या उनके पास हक है कि वो कुर्सियों पर बैठे और कलमा तक तो पढ़ नहीं सकते? कैबिनेट मीटिंग के अंदर कलमा क्या, अल्लाह, एक जो सूरह इखलास है वो तक तो पढ़ नहीं सकते। वो तो चले ईमान की बात हो गई, ईमान के अलावा भी जो मॉरल्स हैं वो कहाँ पर हैं उनके? मतलब वो अपने मुल्क की बच्चियों को अपनी बच्चियों की तरह देखते हैं, अपनी बहनों की तरह देखते हैं? नहीं देखते। क्या वो अपने अवाम को जो है वो बराबर का, अपने मसलक का ना हो तो बराबर का, अपनी जात का ना हो तो बराबर का समझते? इंसान को इंसान समझते? नहीं समझते। उनको तो हक ही नहीं होना चाहिए था इस कुर्सी पे होना, ऐसी असेंबलियों में होना और इस मुल्क की भागदौड़ को देखना। सो हमने वो तैयार ही नहीं की मखलूक जो इस मुल्क की सरबराही और मुल्क की जो है वो भागदौड़ को संभाले। तो वो भी तो हमें देखना होगा कि सही लोगों को सेलेक्ट करने का सिस्टम है या नहीं है। जमात इस्लामी को वोट मिले ना मिले, हाफिज नईम को वोट मिले ना मिले, वो कि छोटी है जात बकरी की, दिल को लगती है बात बकरी की। मैं ये अजराह तफन्नुन ये बात कर रहा हूँ। मकसद मैंने क्या कहा कि ये कसीरुल जहती, कसीरुल जमाती, कसीरुल सोच और फिक्र वाला माशरा है ना भाई जी। तो इसमें इनकी सारी बातों का इनपुट बहुत जरूरी है। कोई ऐसा फोरम तो हो कि जहां ये फिर मैं और कुछ इनके बड़े हम सब बैठ के इज्तिमाई जिम्मेदारी भी लें, इज्तिमाई विजडम या जहानत का मुजाहरा करें और इज्तिमाई फैसले करें, और फिर उन फैसलों के नतीजे में जो नतीजा आए उसकी जिम्मेदारी भी कबूल करें। अभी तो अगर ये काम करेंगे और वो अधूरा रह जाएगा क्योंकि इनके पास इख्तियार आता है, तो मुझे उस पर क्रिटिसाइज करके अगला मेयर अब मेरा आएगा, इन्हें जरा सा स्पेस मिल जाएगी, मेरी किसी कमजोरी से फायदा उठाएंगे। तो मकसद क्या है कि 2 तरह के मसाइल है। जो आपके यहाँ ज्यादा मसाइल उजागर हुए वो अलामती हैं और उसके लिए एनजीओज भी काम कर रही हैं, उसके लिए मीडिया भी जो है वो वॉच डॉग के तौर पर काम करके बहुत सारे मसाइल को हाईलाइट करके उनको हल करा देता है। लेकिन बुनियादी तौर पर जब निजाम को ठीक करने की बात आ रही है तो हमारी मल्टी प्रॉन्ग या कसीरुल जहती अप्रोच होनी चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए कि एक अलामती इलाज करते रहें, इनको मौका मिले, मुझे, हम मिलके जो कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें बुनियादी कुछ चीजों को हमें तय करना है, कौमी एजेंडा भी बनाना है, कराची के लिए भी और पूरे मुल्क के लिए। अब कराची की जो कौमी अहमियत है वो किसी और शहर की नहीं है, ठीक। सिर्फ 3 करोड़ की आबादी वाले शहर के नफूस लोगों को ही इसे ओन नहीं करना, बल्कि 22 करोड़ लोगों को भी इसे उसी तरह ओन करना है जिस तरह मुझे और आपको इस शहर को ओन करना है। इसकी उस अहमियत को हर कौमी पॉलिसी में कराची कहीं ना कहीं ऊपर, कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है, ठीक। तो ये मेरे और हाफिज नईम में एहसास नहीं हो, ना किसी और जमात में, कि मर्दमशुमारी कभी सही नहीं हुई और इस शहर की आबादी को हमेशा कम करके गिना गया। ये बुनियादी मसाइल में कोटा सिस्टम पर एमक्यूएम ने आवाज उठाई, लेकिन जब अपने आधे सफर में उन्होंने इसको बैक बर्नर पे डाल दिया तो फिर एमक्यूएम का भी नीचे का सफर शुरू हो गया। मतलब मैं तो इस बात से इनकार ही नहीं कर रहा, ठीक है ना। और फिर बेरोजगारी, ये सारी चीजें अपनी जगह आ गई, दाखिले आ गए, ये सारे मसाइल तो जूं के तू है ना। कुछ बुनियादी इस्लाहात हैं उन पर तवज्जो देना होगी। तो एक जो है वो अलामती इलाज और एक क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, कि पैनाडोल दें अगर सर में दर्द है, लेकिन हमें उसके साथ साथ अगर ट्यूमर है तो फिर वो ट्यूमरेक्टोमी, वो ट्यूमर भी निकालना है, वो बुनियादी खराबी जो हमारे सिस्टम में निकाली। उसमें मैंने 4-5 चीजें कही हैं।
जिसमें इख्तियार और इख्तिदार की तकसीम, यानी ये जो सूबे और बल्दियात के दरमियान है, 140A की मेरी पिटीशन है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में 5 साल से पड़ी हुई है। न PTI के किसी ने कोशिश की कि वो वहां सुनी जाए, न MQM के किसी ने कोशिश की। चले देर आए दुरुस्त है, अब हो जाए तो आइंदा आने वाले मेयर के लिए उस निजाम में कुछ बेहतरी आ जाएगी पूरे मुल्क में। सिर्फ कराची स्पेसिफिक एजेंडा नहीं है, मेरी पिटीशन है वहां पर, ठीक है। उसको देख लें। तो एक मसला ये इख्तियार, दूसरा मसला टैक्सों की तकसीम। वही जो आपने कहा कि 95% रिसोर्सेज तो स्टेट के पास है। अगर ये 5,000 लोगों को राशन देंगे तो इनके पास 50,000 की डिमांड आएगी। ये फिलंथ्रोपी से, खैरात से, गो के कराची की फिलंथ्रोपी दुनिया में अमेरिका के शहरों के बाद मानी जाती। ये शहर फराख दिलाने कराची है, फराख दिल लोगों का शहर है। नौजवानों का जज्बा मायूसी वाला नहीं। मैं भी ये शेर पढ़ूंगा इन सब की बात सुनकर, जो मैं भी कह रहा हूँ कि मायूस नहीं होना, क्योंकि हादसे की इज्जत पे हैं तो मुस्कुराना छोड़ दें। हादसे की इज्जत पे हैं तो मुस्कुराना छोड़ दें। जलजले के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। कम से कम कराची वाले गिव अप नहीं करें। कराची वाले अब ये सोचेंगे कि हम अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकले और हम दुनिया को देखें इस वक्त कहां पर। तो उसमें बल्दियाती सतह पर इख्तियार का मसला हल हो, मरदमशुमारी और कोटा सिस्टम जैसे मसाइल हल हो, टैक्सों की मुनसिफाना, उसके लिए 160 आर्टिकल है, कौमी मालियाती कमीशन है, 8वां बने, सूबे को बेजा बेदरे बहुत सारे वसाइल दिए गए, कुछ वापस लें और वो डायरेक्ट शहरों को दें। आर्टिकल 160 का क्लॉज 1 सब क्लॉज 4। मैं आपको सारे मसाइल के हल दे रहा हूँ, सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच। इसी तरीके से आर्टिकल 149(4) में कराची अर्बन डेवलपमेंट कमीशन, फिर लाहौर, फिर पेशावर, फिर कोयटा, बड़े शहर, फिर सेकेंडरी सिटीज का बना दें। उसमें मल्टी सेक्टोरल, ऑल पार्टी, ऑल सेक्टोरल 25 रुकनी बना दें। और जो देखिए, हर पार्टी में हर आदमी अच्छी शोहरत वाला नहीं है, लेकिन सारी पार्टियों में कुछ लोग अच्छी शोहरत वाले हैं। आज उनको कस्टोडियन बनाने की जरूरत है। अगर मुल्क की बका सलामती का ख्याल है, मजबूती, इस्तेहकाम और तामीर और तरक्की का, तो कराची से अगर उसको शुरू करें और कराची में ये तजुर्बा कर लें। मेयर किसी भी पार्टी का आएगा, लेकिन उसको देने के लिए हमारे पास कुछ हो। ये 1100 अरब मिलने जो मिलने चाहिए, जिसमें से एक पैसा नहीं मिला, और ये भी किसी पार्टी का विजन नहीं था। कराची और कराची वाले डूबे तो ये 1100 अरब मिला। अभी 1100 अरब ऐलान हुआ, मिला अभी भी नहीं, लेकिन जब मिले तो वो सही खर्च होना चाहिए, जो मैं शायद इनके साथ मिलके ज्यादा कंफर्टेबल हूँ कि हम ज्यादा बेहतर तरीके से खर्च कर सकते हैं। ठीक है, बहुत तो बहुत मैं शुक्रिया, ये बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, हाफिज नईम उर रहमान साहब। शुक्रिया अदा कर रहे हैं, कुछ सुनेंगे थोड़ा सा जी वेरी क्विक, बहुत बहुत देखिए, मैं मुल्क की सतह पर अगर आप देखें ना, तो जब तक रेवोल्यूशनरी इकदाम नहीं होंगे, लैंड रिफॉर्म से काम क्यों नहीं हुआ 73 साल से? ठीक है, वो शुरू होता तो ये पूरी हेजमनी जो कायम हुई ना टूट जाती। ठीक है। अभी तो देखें इस्टेब्लिशमेंट, अब हम कहते हैं बहुत है इस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी का जो पूरा सिस्टम है, जागीरदारों का जो पूरा निजाम है, ठीक है। और शहरी और देही जागीरदार मिलकर जिस तरह से यरगमाल बनाए हुए, बिल्कुल निकले ठीक नहीं। हम तो हमारे तो हर उसमें लिखा हुआ होता है, हम बात भी करते हैं। देखें ना, तो जागीरदारी निजाम का खात्मा, और फिर देखें 140 ऐसे भी काम नहीं चलेगा फारूक भाई। 140, हाँ, उसके ठीक बाद है, उसका मैं आपको बताऊं, 140 आइन में जिस तरह से सूबों के इख्तियारात को बाकायदा एक आईनी हैसियत हासिल है ना, तो बल्दियाती गवर्नमेंट का निजाम कायम मेरा है 140 भी, ठीक है ना। आप उसके अंदर भी एडमिनिस्ट्रेटिव और करके बात खत्म हो गई है। आप बाकायदा आइन के अंदर तरमीम होनी चाहिए जिसमें बल्दियाती हुकूमत का निजाम, बल्दियाती इख्तियारात नहीं, लोकल लेजिस्लेटिव लिस्ट होनी चाहिए, जैसे तो जर्मनी और इंडिया का आइन तो है। बल्दियाती हुकूमत बम्बई में है सर, मतलब इतना, जी हाँ। तो जब तक ये आईनी कवर इसको मिलना चाहिए। अच्छा, इसमें क्या रुकावट है? अगर पीटीआई ये चीज पेश करती है तो क्या कोई उसकी मुखालफत कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन आप लाइए, हमारी सपोर्ट आपको हासिल होगी। लेकिन ना आप लैंड रिफॉर्म पे जाते हैं, ना आपके इलेक्ट्रिक को काबू करने की कोशिश करते हैं, ना फिर आपकी ईमानदारी से मुझे क्या फायदा? आपकी सिर्फ तकरीर से मुझे कोई फायदा नहीं होता। सर, इलेक्शन जीतने भी होते हैं, इलेक्टेबल्स भी चाहिए होते हैं, इलेक्शन जो है वो इलेक्शन में जो इन्वेस्टर्स भी चाहिए होते हैं, तो कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी? उस पर भी अलग बात करना छोड़ दें, जी। फिर आप बात करना छोड़ दें, फिर आप कहें हम भी उन्हीं की तरह के हैं। जब आप कहते हैं ना कि हम रिफॉर्मिस्ट हैं, हम रेवोल्यूशनल लाएंगे, हम तब्दीली लाएंगे, तो फिर आपको कुछ तो दिखाना पड़ेगा यार। लेकिन ये भी ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा कि मैं ईमानदार और सब बेईमान, मेरे भी बेईमान, ये भी बेईमान, वो भी बेईमान। भाई फिर लोग कहेंगे सारे बेईमानी मिलते हैं आपको, कोई ईमानदार नहीं मिलता दुनिया में। तो ये बहरहाल अब आएगा, अब 2.5 साल बाद ये सवाल सवाल आ चुका है, सवाल आया नहीं, सवाल आ चुका है, और ये सवाल है पाकिस्तान, सवाल है पाकिस्तान। तो बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन आप चारों मेहमानों को, डॉक्टर फारूक सत्तार, हाफिज नईम रहमान, मुनैद लखानी साहब, ज़ीशान साहब, लॉयर साहब। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम को 10 साल मुकम्मल हुए, 600 एपिसोड कंप्लीट हुई। हम अपने मेहमानों को शुक्रिया अदा करते हैं कि जो खासतौर पर इस मौके पर इन्होंने हमें ज्वाइन किया
اور اس 10 سال کے سفر میں مختلف شوز میں آپ ہمارے ساتھ جو ہے شامل رہے. ہم عوام سے بھی یہ کہیں گے کہ آپ کے جو بھی مسائل ہیں, جو بھی چیزیں ہیں, آج تو سوشل میڈیا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے, لیکن ہمارا پلیٹ فارم جو ہے اس پروگرام کے ذریعے آپ کے پاس موجود ہے. آپ پاکستان کے کسی بھی کونے میں ہیں, آپ کا کوئی مسئلہ ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اسے میڈیا پہ ہائی لائٹ ہونا چاہیے, آپ ضرور اس میں اپنا حصہ ڈالیں, آپ ہم سے رابطہ کریں. ہماری پوری کوشش ہوگی ہم ماضی میں بھی پاکستان کے کونے کونے میں پہنچتے رہیں, انشاءاللہ آگے بھی آپ تک پہنچیں گے. رضوان جعفر کو اجازت دیجیے. سوال ہے پاکستان کا.